हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। लास्ट सेशन में हमने इसकी मेन प्रोविजंस की एंड आज हम करेंगे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है इसकी इवैल्यूएशन। इट मीन्स इसके क्या एडवांटेज और सिग्निफिकेंस हैं और इस एक्ट में कौन सी डिफेक्ट्स हैं। तो पहले हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो इसमें जो एक्ट है इस एक्ट की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया, तो उसमें जी सबसे पहले एक्ट आता है 1861, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोविज़न लेकर आए, जिसमें प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट वन इज द पार्टिसिपेशन बाय द इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों सेम थिंग ही है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें फर्स्ट टाइम जो इंडियंस थे इनको पार्टिसिपेशन मिली थी, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो सेंटर की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें महाराजा ऑफ पटियाला, किंग ऑफ बनारस एंड दिनाकर राव, इन तीनों को इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिली थी। तो फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिशर थी उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमारे 3 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी थी। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इंडियन की भी अब रिप्रेजेंटेशन होने लगी है, वो अपने लिए खुद लॉ बनाएंगे। तो ये एक स्टार्टिंग थी। बाद में जो आने वाले एक्ट थे उनमें से जो इंडियन की पार्टिसिपेशन है इंक्रीज करती जाती है, इंडियंस का रोल है इंक्रीज करता जाता है। तो इससे ब्रिटिशर को भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो इंडियंस थे, इंडियंस की वजह से वो इंडियन के जो व्यूअर्स थे उनको समझ पाते थे कि इंडियन क्या चाहते हैं। जैसे 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि वो रिवोल्ट दोबारा हो, इसीलिए वो इंडियंस के व्यू को जानना चाहते थे। ब्रिटिशर आल्सो केम टू नो अबाउट द व्यूज ऑफ इंडियन, क्योंकि उन्होंने जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से, इन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उनके व्यूज़ को जाना था, उनके कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन को जाना, तो उसके अकॉर्डिंग ही लॉ बनाने स्टार्ट कर दिए। और इसका बेनिफिट एक ये भी हुआ था, जब ब्रिटिश ने हमारी ट्रेडिशन को जाना और जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में जो वे ईवल्स थे इनको ख़त्म करने के लिए भी काम किया। तो ब्रिटिशर ने कुछ एक्सटेंट तक इंडियंस को राइट्स भी दिए, तो उसके साथ साथ इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स भी लेकर आए। उस टाइम सती प्रथा बहुत ज़्यादा बड़ी सोशल प्रॉब्लम थी, एक सोशल ईवल थी। इसको ख़त्म किसने किया था? ब्रिटिशर ने किया था। चाइल्ड मैरिज है, इसको भी कम करने की कोशिश की थी। और जो राइट्स हैं, राइट्स का मीनिंग क्या है कि जो मैन एंड वुमन है वो इक्वल हैं, वुमन को भी स्कूल जाने का राइट है। चाहे उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए राइट्स दिए, लेकिन इसका एक बेनिफिट इंडियंस को भी हुआ कि इंडियन की जो सोशल लाइफ है वो भी स्मूथ होने लगी थी। इसीलिए तो स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर आते हैं वो रिफॉर्म भी करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या था? इंडियन की रिप्रेजेंटेशन एंड इसके साथ साथ जो सोशल स्ट्रक्चर है इसमें भी चेंज आने लगे। नंबर 2, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाने लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसको इस्टेब्लिश किया गया इन 3 प्रोविंसेस, बंगाल, मद्रास
बॉम्बे। तो इस तरह जो 3 प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश करना अपने आप में ही पावर्स को क्या करे थे, डिवाइड करे थे। जब पावर्स डिवाइड होनी स्टार्ट होगी तो इसका मीनिंग था आने वाले टाइम में जो अदर प्रोविंसेस हैं उनमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टार्ट की जा सकती है। तो इस तरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इन्होंने अपने प्रोविंसेस के लिए लॉ बनाना शुरू कर दिए जो उनकी प्रोविंसेस की रिक्वायरमेंट थी। तो इसका मीनिंग पहले जो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी पूरे इंडिया के लिए लॉ बना रही थी। अब जो ये प्रोविंसेस हैं अपने प्रोविंसेस में अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए ही लॉ बनाएंगे। इस तरह लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लॉ बनने स्टार्ट हो गए। नंबर 3 पोर्टफोलियो सिस्टम, मीनिंग जो भी एग्जेक्टिव काउंसिल थे, जो मिनिस्टर थे जिसको हम आज के टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, उनको पोर्टफोलियो को डिवाइड किया जाने लगा एंड हर एक मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम वो भी 1861 के एक्ट के थ्रू ही इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था ही कुड मेक द एग्जेक्टिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल। तो जो एग्जेक्टिव काउंसिल कह रहे हैं तो जो हम आज के टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं वो एग्जेक्टिव काउंसिल है। तो जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते थे, अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एज जो गवर्नर जनरल है ही चेक एंड इंस्पेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करता था। जो भी मिनिस्टर की, जो भी काउंसिल की मेंबर की गलती होती थी तो उसको सस्पेंड भी कर सकता था। इस तरह जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ फंक्शन वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके लिए हर एक एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे डिफेंस है, डिफेंस के लिए जो डिफेंस का एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉरेन अफेयर्स हैं उसके लिए वो मिनिस्टर ही, वो एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की जाने लगी। जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कहते हैं तो हम पोर्टफोलियो की ही बात कर रहे हैं। इस तरह जब हमें ज़रूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होते हैं, जो आज का इंडियन स्ट्रक्चर है 1861 से स्टार्ट होता है, इसमें टाइम के साथ जो चेंजेस हैं वो लाई जाती हैं। जो आज का इंडियन का स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बना है वो कहीं ना कहीं इन एक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हैं उनको लाया गया जिस वजह से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजी एंड कन्वीनियंट हो गया। तो ये रिफॉर्म्स भी जो 1861 का एक्ट है इसके थ्रू ही हुई हैं। एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ लॉ मेंबर्स इंक्रीज। जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी इसमें भी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसमें भी जो लॉ की नॉलेज रखते थे उन पर्सन्स को ऐड किया गया, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है इसने लॉ बनाना है। कहते अगर लॉ बनाना है जिसको लीगल नॉलेज होगी, लीगल एक्सपीरियंस होगा, उसको ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐड करेंगे। जो गवर्नर जनरल हैं इसकी जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी इसमें जो 5th मेंबर था वो कौन था, जिसको लॉ की नॉलेज होती है। जिस एग्जेक्टिव काउंसिल में पहले 4 मेंबर्स थे अब कितने हो गए थे, 5th। जो 5th मेंबर था वो मेंबर लॉ का एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। एंड इसी तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें भी एटलीस्ट 6 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिसको लॉ की नॉलेज होगी। एंड प्रोविंसेस इसमें तो फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश करना था, इसीलिए इनमें भी जो लॉ के एक्सपीरियंस हैं इनको ही ऐड किया जाने लगा। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कौन थे जिनको लॉ की नॉलेज थी। इस तरह जो 1861 का एक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। लेकिन इस एक्ट की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको हम डिफेक्ट्स कहते हैं। डिफेक्ट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो जो इस एक्ट के डिफेक्ट्स हैं वो क्या हैं।
फर्स्ट वन इज लिमिटेड पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, उनको इतनी भी पावर नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट लॉ है वो पास कर सके। आज के टाइम में लेजिस्लेटिव काउंसिल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उस टाइम वो पावरफुल नहीं थी। जो उस टाइम की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, चाहे सेंटर की थी चाहे प्रोविंसेस की, ये सभी क्या थे, दीज वर ओनली अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर की तरह थी जिसमें के पास कोई पावर ही नहीं थी, सिर्फ ये एडवाइजरी कमेटी की तरह ही काम करती थी, क्योंकि लास्ट डिसीजन किसका होता था, गवर्नर जनरल का होता था। तो इनके पास बिल को पास करने की कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं थी। तो इस तरह जो जे लेजिस्लेटिव असेंबली है ये बहुत ही रेट्रोग्रेड थी इन मैनी एस्पेक्ट्स। जो भी लॉ इन्होंने पास कर दिए, हो सकता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो उस बिल को, लॉ को विदिन 2 इयर्स उसको कैंसल और रिजेक्ट भी कर सकता था। इस तरह इसकी जो पोजीशन थी बहुत ही ज़्यादा सबॉर्डिनेट पोजीशन थी। एंड जो एडिशनल मेंबर अपॉइंट किए जाते थे दे कुड टेक पार्ट ओनली इन लॉ मेकिंग। जब लॉ बनाया जाता था उस टाइम ही पार्टिसिपेट करते थे, इसके ज़्यादा उनको कोई भी पावर्स नहीं दी गई थी। एंड सेकेंड वन इज द इंडियंस डिड नॉट गेट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। जो इंडियंस थे उन्होंने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। हमने कहा इंडियंस को फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन मिली थी, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन मिली थी वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। दीज वर अपॉइंटेड मेंबर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे, अगर ब्रिटिशर नहीं अपॉइंट करना है तो अगर वो अपॉइंट करेंगे, क्या वो उन पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो इनको क्रिटिसाइज करते हो? अगर मुझे पता है कि मैंने अपने लिए मेंबर्स अपॉइंट करने हैं, मैं किन मेंबर्स को अपॉइंट करूंगी, जो मेरे फेवर में होंगे। इसीलिए जो ब्रिटिशर थे उन्होंने उनको ही अपॉइंट किया जो उनकी हर एक बात मानते थे, उनके हाथों के पपेट होते थे। इसीलिए जो अपॉइंटेड मेंबर थे, ना कि जो इलेक्टेड मेंबर थे। जब मेंबर इलेक्ट ही नहीं किए गए तो आप कैसे कह सकते हो कि जो इंडियन को रिप्रेजेंट करते हैं? इंडियन रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ नाम के थी, एक्चुअल में जे मेंबर अपॉइंट किए गए थे। जो जे मेंबर थे ना अपॉइंट किए गए, जे कौन होते थे? मेंबर्स वर ईदर द किंग्स, नवाब और जमींदार। जो रिच क्लास के पीपल होते थे सिर्फ वही ही इसके मेंबर्स होते थे। इसके अलावा कॉमन पर्सन को इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल की पावर्स थे वो इतनी ज़्यादा थी कि इस वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसकी एक एडवाइजरी काउंसिल बनकर रह गई, जिसकी बात को मानना या ना मानना गवर्नर जनरल की अपनी मर्जी होती थी। तो जो गवर्नर जनरल है, जिसको हम वाइसराय भी कहते हैं, ही कैन रिजेक्ट और कैंसल एनी लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो भी लॉ पास कर दिया उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। एंड उसके पास वीटो पावर भी थी, जिस वजह से वो कोई भी लॉ ला सकता था, जो वो कहता था वो ही होता था। उसके पास ऑर्डिनेंस की पावर भी थी। तो कुछ बिल ऐसे थे जैसे बजट के रिगार्डिंग हो गया, उसके लिए प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए थी? वाइसराय के चाहिए थी, गवर्नर जनरल के चाहिए थी। तो पहले अगर गवर्नर जनरल उसको अप्रूव करेगा उसके बाद ही वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड उसके बाद जो पावर्स थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनको बिल को भी पास करने की लास्ट पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गवर्नर जनरल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखते थे। तो जो गवर्नर जनरल के पावर्स थे वो अनलिमिटेड पावर्स थी। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ आंसरेबल गवर्नमेंट। उस टाइम कोई भी आंसरेबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश नहीं किया गया।
कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि जो एग्जेक्टिव थी दे वर नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो एग्जेक्टिव काउंसिल के 5 मेंबर्स थे प्लस एडिशनल मेंबर्स थे, जिस सभी के सभी लेजिस्लेटिव काउंसिल को आंसरेबल नहीं थे। मीनिंग जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है, वो जो चाहें वो अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक क्वेश्चन भी उनसे पूछ नहीं सकती। तो आंसरेबल क्वेश्चन नहीं है। अगर आंसरेबल गवर्नमेंट नहीं है तो ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली का बेनिफिट ही क्या। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हैड नॉट गॉट द पावर टू पास बजट। तो फिनांस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिनांस के ऊपर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कंट्रोल नहीं था। एंड नेक्स्ट इज nominated members by British government were also not responsible। जो नॉमिनेट एडिशनल मेंबर्स होते थे वो भी आंसरेबल नहीं थे, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो हमारी जो डिमांड थी कि आंसरेबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन आंसरेबल गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाई। तो इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो 1861 का एक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और तो इसमें डिफेक्ट्स भी हैं। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इन द प्रोविंसेस वो इस्टेब्लिश की गई, जिससे फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है। एंड इसके साथ क्या स्टार्टिंग हो जाती है ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू प्रोविंसेस। मीनिंग जो पावर्स हैं पावर्स को डेलीगेट किया जाने लगा, पावर्स डेलीगेटेड होने लगी, पावर्स डिवाइड होने लगी। इस तरह आने वाले जो अनदर एक्ट है उसमें डिवीजन ऑफ पावर भी स्टार्ट हो जाती है। तो 1861 का जो एक्ट है ये एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिससे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश की जाती है, इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो विद दिस हमारा 1861 का एक्ट है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम 1892 का एक्ट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।